नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरे उपन्यास वह अब भी वहीं है का 11वां भाग। जमीन पर ही सही कुछ देर लेट लेने से मुझे थोड़ी राहत मिल गई थी। मैं उठा और किसी तरह मंदिर के गेट पर पहुंचकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अंदर एक पुजारी आरती कर रहा था, दूसरा पुजारी घंटा बजा रहा था। शंकर भगवान को मैंने भी प्रणाम किया। 10 मिनट की आरती पूरी कर दोनों पुजारियों ने भगवान के चरण रज माथे पर लगाए। प्रसाद वाला डिब्बा उठाया, 4 कदम पीछे चलकर मंदिर से बाहर आ गए। मैं मंदिर की 4 सीढ़ियों के एकदम नीचे सड़क पर था। पुजारी ने मुझे प्रसाद देते हुए कुतूहल भरी नज़र से देखकर पूछा, क्या हुआ तुम्हें, क्या बात है? वह दोनों ही मेरे सूजे हुए चेहरे, जिसमें एक आंख इतनी सूजी थी कि करीब करीब बंद थी, लाठियों की मार से सूजे नंगे पैर, जिसमें कई जगह खून लगा था, जो अब तक सूख चुके थे, को बार बार वो दोनों देख रहे थे। मैंने हाथ जोड़े कहा, मैं काम से वारसोवा जा रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने मुझे मार पीट कर बेहोश कर दिया। मेरा पैसा, सामान सब कुछ छीन ले गए। होश आया तो किसी तरह यहाँ भगवान की दर पर आ गया कि भगवान मेरी मदद करेंगे, किसी न किसी को मेरी मदद को जरूर भेजेंगे। इतना कहकर मैं बड़ी याचना भरी दृष्टि से उन्हें देखने लगा। समीना, उस हालत में भी मैंने झूठ इसलिए बोला था कि पुलिस का नाम सुनकर कहीं वह लोग मुझे चोर उचक्का समझकर दुत्कार न दें। मैंने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला था। दोनों पुजारी मुश्किल से 30-35 के ही रहे होंगे। मेरी बातें सुनने के बाद उनकी आंखों में मेरे लिए दया भाव उभर आए थे। उन्होंने प्रसाद के डिब्बे से 4 लड्डू निकाल कर दिए। कहा, लो प्रसाद ग्रहण करो, पानी देता हूँ। मैंने जल्दी से प्रसाद खाया। उन्होंने मोटरसाइकिल की डिक्की से बोतल निकालकर पानी पिलाया। बोतल भी मुझे दे दी। वारसोवा में कहाँ जा रहे थे, यह पूछने पर मैंने वह पता बताया जहाँ मोटी ने एक बार किसी काम से भेजा था। वह वहाँ से काफ़ी दूर था। थोड़ी देर और पूछताछ करने के बाद उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए कि मैं बस वगैरह से वहाँ पहुँच जाऊँ। दोनों ही पुजारी आपस में भाई थे। जाते जाते उन्होंने पता नहीं क्या सोचकर मुझे और पैसे देते हुए कहा, पहले आसपास कहीं मरहम पट्टी करा लो, फिर जहाँ जाना है वहाँ जाओ। अगर स्वयं जाने में असमर्थ हो तो मरहम पट्टी के लिए हम ले चले तुम्हें। मैं उन्हें और कष्ट नहीं देना चाहता था, इसलिए धन्यवाद देते हुए कहा, जी नहीं, मैं चला जाऊंगा। उन्होंने जाते जाते डिक्की से एकदम नई तौलिया निकाल कर दी, साथ में 4 लड्डू और दे दिया। उनके जाने के बाद मैं करीब घंटे भर उसी मंदिर की छाया में लेटा रहा। दोबारा दिए लड्डू भी खा लिए, बचा पानी भी पी गया। उस समय मुझे याद आ रही थी तुंदियल की वह बात जो उसने कही थी कि ज़्यादा चक्कर पकड़ इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो साहब कब कहाँ फिकवा देगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कई नौकर ऐसे ही गायब हुए हैं जिनका कुछ भी पता नहीं चला। उसकी यह बात जितनी याद आती उतना ही ज़्यादा मुझे डराती। मैं वहाँ से किसी तरह वारसोवा चला गया। 2 दिन इधर उधर फुटपाथ पर बीता। छब्बी की याद कलेजा छील कर रख दे रही थी। घर से निकलते समय मेरी सुरक्षा को लेकर वह बहुत चिंतित थी। चलते समय का गया उसका आखिरी वाक्य मेरे कानों में बार बार गूंज रहा था, इस मोटी के मनहूस काम से ज़्यादा अपना ध्यान रखना समझे। आज फिर से ये काली बारिश हो रही है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मेरा बस चले तो जाने ही ना दूँ। समीना, मुझे लगता है जैसे वह अगल बगल
समीना, मुझे लगता जैसे वह अगल बगल आगे पीछे ही कहीं खड़ी है। उसकी बातें जितनी याद आती वो मुझे उतना ही ज़्यादा उठ खड़ा होने, आगे बढ़ने की ताकत देती, प्रेरित करती। 2-3 दिन मैंने लड्डू और जो पैसे पुजारी ने दिए थे उससे जिने भर का इधर उधर का खा कर गुजारे। मैं किराए में पैसा खर्च करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलकर उन पैसों को खाने के लिए बचाए हुए था। मगर पैसे थे ही कितने जो ज़्यादा दिन चलते। यह बात मेरे दिमाग में थी, इसलिए मैंने पहले दिन से ही काम धंधा ढूंढना शुरू कर दिया था। तीसरे दिन जिस होटल के सामने फुटपाथ पर मैंने रात बिताई थी, उसके खुलने पर जैसे ही उसका एक कर्मचारी आया, उससे किसी तरह भी कुछ काम दिला देने की बात की। बर्तन की साफ सफाई से लेकर वेटर तक का कुछ भी काम। वह होटल अच्छा खासा बड़ा था, जहाँ ज़्यादातर काम धाम में लगे रहने वाले तबके के लोग ही आया करते थे। मैंने सोचा वेटर का काम तो मिल ही जाएगा, मगर जब मालिक आया तो साफ बोला, बर्तनों की सफाई कुछ ऊपर के कामों के अलावा फिलहाल और कोई काम नहीं है। करना चाहो तो अभी से शुरू हो जाओ। यह मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसा था, तो मैं तुरंत लग गया। अब तक मेरे चेहरे पैरों की सूजन काफ़ी कम हो गई थी। उससे भी मैंने पुलिस की बात छिपाते हुए लुटने पिटने की ही बात बताई थी। उसने सुनने के बाद कुछ कहा नहीं, बस काम दे दिया, दोपहर को खाना भी। रात को जब होटल बंद हुआ तब भी खाना मिल गया। होटल बंद होते समय मैंने एक साथी कर्मचारी से रात काटने के लिए जगह की बात की, तो वह बोला, जहाँ मैं रुकता हूँ वहाँ रुक सकते हो तो चलो मेरे साथ। मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती थी, इससे बड़ी मदद और क्या होती। मैं तुरंत तैयार हो गया। वह मुझे लेकर एक निर्माणाधीन हीरा नंदानी आवासीय एरिया में पहुंचा। वहीं बन रही एक बिल्डिंग के बरामदे में ठहरा। साथ में 4-5 लेबर टाइप के और लोग भी थे। बिस्तर के नाम पर सीमेंट की बोरियां, कार्टन, गत्ते भी थे। फर्श पर गिट्टियां पड़ी थी, उन्हीं पर बिताई रात। 4 दिन ऐसे ही चला। 5वें दिन इससे थोड़ा बेहतर इंतजाम हुआ। सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने कपड़ों की भी थी। कोई कपड़ा मेरे पास नहीं था। उन्हीं साथ काम करने वालों से बात करके 2 सेट कपड़ों का इंतजाम किया। उन सब ने पहले ब्याज पर पैसा देने को कहा, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर खुद ब्याज से मना कर दिया। समीना, दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ भी रुक जाए, लेकिन समय किसी के लिए भी पलक झपकने भर को भी ठहरता नहीं। मेरे लिए भी नहीं ठहरा। जल्दी ही यहाँ काम करते हुए 3 महीना बीत गया। अपनी मेहनत ईमानदारी से मैंने होटल मालिक का विश्वास जीत लिया। मेरे काम से वह मान गए कि मैं 2 लोगों के बराबर अकेले काम करता हूँ। धीरे धीरे मुझसे होटल के सामान भी मंगाने लगे। घर भेजकर घर और बाहर के और काम भी कराने लगे। बाहर काम के लिए अपनी मोटरसाइकिल से भेजते थे। उनका 6 लोगों का परिवार था। वर्सोवा में ही उन्होंने ठीक ठाक एक मकान बना रखा था। उनकी 2 लड़कियां, दोनों लड़के पढ़ने लिखने में तेज थे। पत्नी खाना बनाने और होम डेकोरेशन की एक्सपर्ट थी। कई फूड फेस्टिवल में वह इनाम जीत चुकी थी। मेरे वहाँ जाने के बाद वर्सोवा कोली सी फूड फेस्टिवल में उन्होंने फिर हिस्सा लिया। वर्सोवा कोली सी फूड फेस्टिवल वहाँ हर साल होता था। फेस्टिवल में उनकी मदद के लिए मालिक ने मुझे भेज दिया। वहीं फेस्टिवल में मुझे वह आदमी मिला जो पहले साहब के एक दोस्त के यहाँ काम करता था और साहब के यहाँ अक्सर काम से आता जाता रहता था। वहीं उससे परिचय हुआ था। वह एक अच्छा आदमी था।
उसने मेरी सारी कहानी संघर्ष को सुनने के बाद कहा बर्तन झाड़ू चौका पोछा में पड़े हो, मेरे साथ चलो, मैं काम दिलाता हूँ। अचानक मैं होटल से काम नहीं छोड़ना चाहता था। मेरे मन में होटल वाले के लिए श्रद्धा थी। उन्होंने बहुत कठिन समय में मुझे काम दिया था, मेरा जीवन बचा लिया था, नहीं तो मैं मर जाता। उनके पूरे परिवार का नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार था। मैंने सोचा जो भी हो मैं उस आदमी से पूछ कर ही जाऊंगा। उन्होंने बात करते ही खुशी खुशी कहा ठीक है जाओ। चलते वक्त मैंने उन्हें प्रणाम किया तो वह फिर बोले बात ना बने तो फिर चले आना। मैंने कहा ठीक है। तो समीना विलेन किंग बनने के प्रयास में मैं एक बार फिर पहले जीवन बचाने के लिए संघर्षरत हो गया। इस बार मेरा युद्ध क्षेत्र हीरानंदानी एरिया में रमानी हाउस बना, जहां दुनिया का वह रंग देखा जिसे पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, सुना जरूर था। रमानी हाउस को वफादार ऑलराउंडर वर्कर की ज़रूरत थी। वे नौकरों को अपने सर्वेंट क्वार्टर में ही रखते थे। उस भारी भरकम बंगलों की रखवाली से लेकर बाकी सारे काम भी करवाते थे। इसके लिए वह तनख्वाह अच्छी देते थे, खाना पीना और साथ में वर्दी भी। उनके लिए एक ऑलराउंडर वर्कर बन गया मैं जब पहुंचा तब 70 वर्षीय रमानी साहब डायलिसिस पर जीवन के दिन गिन रहे थे। लड़का परिवार सहित अमेरिका में बस गया था, वहीं धंधा जमाया था। जिसने मुझे वहां पहुंचाया वह उनके जीवन में उनके संपर्क में 20 सालों से था। उसी ने बताया कि जब वह संपर्क में आया तब तक रमानी साहब धारावी में 4 सिंगल रूम फैक्ट्री के मालिक बन चुके थे। लड़का बहुत होनहार था, बाप के धंधे को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाया जा रहा था। धंधे के ही चक्कर में अमेरिका जाना शुरू किया। फिर अचानक एक बार बताया कि वह वहाँ की नागरिकता ले चुका है। ज़्यादा दिन नहीं बीते कि घर भर को वह बताकर हैरान कर दिया कि उसने वहीं एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है। उसे एक बार भारत भी ले आया, फिर एक बार हमेशा के लिए अमेरिका चला गया। उसके जाने के बाद ही पता चला कि वह बाप की खून पसीना एक कर खड़ी की गई 4 में से 3 फैक्ट्रियां भी बेच गया। इकलौती बची फैक्ट्री पर बैंक का भारी कर्ज था। बाप के विश्वास का उसने ऐसा खून किया जैसा दुश्मन भी नहीं करता। बाप ने किसी तरह जमा पूंजी सब निकाल कर बैंक को दिया। एक एक वह पैसा भी चला गया जो उन्होंने अपनी दोनों लड़कियों की शादी के लिए रखा था। वह फैक्ट्री तो बचा ले गए लेकिन खुद को नहीं। बेटे के धोखे को वह सह नहीं पाए। बीपी डायबिटीज़ के भीषण हमले का शिकार हो गए। दवाओं का साइड इफेक्ट किडनी ले डूबी। डायलिसिस से जीवन तो किसी तरह खींच रहे थे, लेकिन धंधा खींचने की ताकत उनमें नहीं रह गई थी। ऐसे में दोनों लड़कियों ने उनके दिशा निर्देशन में धंधा संभाल लिया। रमानी हाउस एक बार फिर से आगे बढ़ चला और इसी आगे बढ़ते रमानी हाउस में मेरी समीना, मेरी सैमी यानी तुम मुझे मिली। 26 के बाद तुम ही वह माध्यम बनी जिसके सहारे मैं एक बार फिर विलेन किंग बनने का सपना पूरा करने की सोचने लगा। मेरे आने के 5-6 महीने बाद ही तुम आई थी। पहले मैंने समझा कि तुम काम पर नई रखी गई हो, लेकिन पहले ही दिन से तुम्हारी चाल ढाल से लगा कि नहीं, तुम यहाँ की पुरानी वर्कर हो। मेरा अनुमान सही निकला। तुम कई साल पहले से ही रमानी परिवार का मुख्य हिस्सा बनी हुई थी। रमानी साहब के दूसरे मकान में रह रही थी। लड़का उस मकान को भी चोरी से बेच रहा था, लेकिन एंड टाइम पर रमानी साहब को पता चल जाने से बच गया था। उसमें लड़का ही अपनी एक भारतीय महिला मित्र के साथ रहता था। बाद में अमेरिकन लड़की के
चलते दोनों अलग हो गए थे। लड़के के जाने के बाद तुम उस मकान को संभाले हुई थी। बिजनेस को गति देने के लिए पैसों की जरूरत हुई तो रमानी साहब ने उसे ही बेच दिया था। रमानी हाउस आते ही तुम्हें सारे नौकरों का हेड बना दिया गया और फिर तुम्हारी चीखती सी आवाज से रमानी हाउस गूंजने लगा। रमानी बहनें जी तोड़ मेहनत करके बाप के व्यवसाय को फिर से नई ऊंचाई पर ले जा रही थी, मगर रमानी साहब लड़के का दिया दंश नहीं झेल पाए और एक बार डायलिसिस के समय ही चल बसे। बाद में पता यह चला कि गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया था। रमानी साहब की मौत पर मैंने सोचा था कि 2-3 हफ्ते शोक मनाया जाएगा, 13वें दिन 13वीं होगी। शोक में रमानी हाउस महीनों डूबा रहेगा। लड़कियां बाप को बहुत चाहती हैं तो कम से कम महीनों वह हंसना बोलना भूल जाएंगी, लेकिन मुझे धक्का लगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले दिन इलेक्ट्रिक भट्टी में सौदा, दूसरे दिन हवन और फिर सब कुछ ऐसे खत्म कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन समीना, इस विषय पर मुझे कुछ कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैंने अपने परिवार माँ बाप के लिए क्या किया यह सोचते ही मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। मन धिक्कारता है कि मैं इस बारे में किस मुंह से बोल सकता हूँ। समीना, मैं लाख जाहिल हूँ, लेकिन उम्र के साथ मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं ज़्यादा भावुक होता जा रहा हूँ। ऐसा सोचने की वजह यह थी कि रमानी साहब के दाह संस्कार से लौटकर बार बार मेरी आंखों में आंसू आ जा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इन कुछ ही महीनों में मेरा उनसे कौन सा रिश्ता जुड़ गया था और फिर अगले ही कुछ महीनों में तुमसे। रमानी साहब के जाने के बाद जब एक झटके में रमानी बहनें नौकरों की फौज कम करने लगी तो मुझे लगा कि मुझे अब फिर से उसी होटल वाले सज्जन पुरुष के पास जाना पड़ेगा। भले आदमी ने कहा था कि ज़रूरत पड़े तो फिर आना, लेकिन होना तो कुछ और था। तो रमानी बहनों को मैं और तुम ज़्यादा उपयोगी लगे। हम उन्हें ऑल इन वन लगे। इतने बड़े घर के लिए दर्जन भर नौकरों में से हम दोनों ही रखे गए। सबकी छुट्टी के बाद जब हम दोनों को अगले दिन बुलाया इन बहनों ने, तो तूने चलते वक्त यही कहा था, चल अब हम दोनों का फाइनल हिसाब होने का है। मगर हम दोनों के अनुमान के विपरीत बहनों ने हमें हमारे कामों के बारे में समझाया। हमारे काम और बढ़ गए थे। हमसे सीधे कहा गया था कि कर सकते हो तो बोलो। हमारा काम न सिर्फ पूरा रमानी हाउस संभालना था, बल्कि रमानी साहब के बाद उनके खून पसीने पर आकार लिए उनके राज्य को और मजबूत करने में दोनों बहनों को पूरा सहयोग करना था। मगर किस्मत में तो उनके अंतःपुर की अजब गजब दुनिया देखने, तमाम कर्म कुकर्म का हिस्सा बनने और फिर खैर जब काम बताकर दोनों बहनें चली गईं कहीं, तो तूने एक लीडर एक नेता की तरह कहा, सुनो अब यहाँ हम दोनों ही बचे हैं। हम दोनों ही को पूरा काम दाम देखना है। काम बहुत है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। मैंने कहा हाँ, काम तो करना है, सांस ले पाए या ना ले पाए। नौकरी करनी है तो करना ही पड़ेगा, नहीं कर पाऊंगा तो छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे इतना बोलने पर तूने अपना सुर एकदम से बदला और कहा, देख आदमी भला लग रहा है तो कह रही हूँ, यहाँ नौकरी करने पर मेहनत जरूर है, लेकिन उतना ही आराम भी है। ये परिवार भी कभी हम लोगों की तरह ही सड़क पर था, लेकिन मेहनत के साथ साथ इन्हें किस्मत का भी साथ मिल गया तो आज करोड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं। फैक्ट्री में बहुत लोग लगे हुए हैं। अब इस घर को बहनों ने जिस विश्वास से हम पर डाल दिया है, उस विश्वास को हमें तोड़ना नहीं है। अरे जहाँ भी जाएंगे काम तो हर जगह करना ही पड़ेगा ना, फिर यहाँ रहने में क्या खराबी है। मैंने कहा हाँ, कोई खराबी नहीं, यहीं करेंगे काम। असल में समीना, तुम्हारी बातों से मुझे सुंदर हिडिंबा, उनका सोने का पिंजरा, उसमें से निकलने की कोशिश में जान गंवाने वाली अपनी प्यारी छब्बी और निकलने ही की
कोशिश में सुंदर डिम्बा ने पुलिस से मेरी जो निर्मम पिटाई कराई थी वह याद आ गई थी। उस पिंजरे के लिए छब्बी और मैंने भी वहाँ रहते हुए ऐसा ही कई बार सोचा था, लेकिन तुम्हारी बात को नकारने का मेरे पास कोई कारण नहीं था। तो उस दिन हम दोनों दिन भर जी तोड़ काम करते रहे और बातें भी अपने अपने बारे में। उस दिन पहली बार कुछ ज़्यादा खुलकर बातें की। मज़े की बात यह थी कि हम दोनों बहुत बच के बातें कर रहे थे, या समझ भी रहे थे कि हम दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, फिर भी हम एक दूसरे की सुने जा रहे थे। समीना, आश्चर्य तो यह है, परस्पर झूठ बोलने के बावजूद हम दोनों कुछ ही दिनों में पूरी तरह से घुल मिल गए। जब घुल मिल गए तब ज़्यादा सच बोलना शुरू किया। झूठ धीरे धीरे कम होता गया, सच बढ़ता गया, और जल्दी ही हम दोनों ने मिलकर रमानी हाउस को बहुत कायदे से संभाल लिया। रमानी परिवार के साथ तुम चूँकि कई वर्षों पहले से ही जुड़ी हुई थी, इसलिए तुम परिवार की बहुत विश्वसनीय थी। उनकी करीब करीब सारी बातें जानती थी, लेकिन तुम्हारी एक आदत तुम्हें अक्सर परेशानी में डाल देती थी, वह थी फेंकने की। पहले तुमने बताया कि तुम रमानी साहब के बहुत कहने पर उनके यहाँ काम करने के लिए रुकी, नहीं तो तुम अपने होम डिस्ट्रिक्ट लौट जाती। तुम्हारा शौहर तुम्हें बहुत परेशान करता था, मारता था, इसलिए तुमने खुद ही तलाक दे दिया था, मतलब खुला। लेकिन बाद में एक दिन बातों ही बातों में बोल गई कि बिना तलाक के ही भाग ली थी। उसके बाद अपने पैरों पर खड़े होने के चक्कर में काम की तलाश में रमानी साहब तक पहुंच गई थी, मगर ऊब गई तो घर जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन जिस ताव के साथ घर छोड़कर निकली थी, उसका ध्यान आते ही तुमने कदम खींच लिए। नहीं गई, तुम्हारा गुरूर सामने आ गया। मेरे विलेन किंग बनने के सपने को जानकर तुमने जो कहा था वह हूबहू आज भी याद है। बड़े ताव से तुम बोली थी, सुन, तू बड़ा एक्टर बनने की बात करता है तो ढंग से कोशिश कर। जब ये साला 1.5 फुटिया घोड़ी सा निनाने वाला हीरो बन सकता है तो तू तो दमदार है, लंबा चौड़ा है, लगा रहा ईमानदारी से, कभी तो बन ही जाएगा। जिस समय मुझसे तुम यह बातें कह रही थी, मुझे लगा कि छब्बी मेरे सामने खड़ी है। मैं बड़े गौर से तुम्हें देख रहा था तो तुम बोली, सुन, ऐसे टुकुर टुकुर खड़ूस की तरह ना देख। एक जवान मर्द जैसे नशीली आंखों से, खा जाने वाली आंखों से सामने खड़ी औरत को देखता है, वैसे ही देखना। आज से मैं तेरे को एक्टिंग सिखाऊंगी। तुम्हारी इस बात पर मैं जोर से हंसकर बोला था, तू एक्टिंग ना सिखा, सीधे पिक्चर बना। हीरोइन भी तू ही बन, मैं तो विलेन ही बनूंगा। हीरो साले मुझे गधे ही लगते हैं। पूरे पिक्चर में हीरोइन के नखरे उठाते उठाते विलेन के लात खाते रहते हैं। आखिर में बस किसी तरह हाँफते हाँफते जिता दिए जाते, जबकि विलेन पूरी पिक्चर में छाया रहता है। पूरी पिक्चर में हीरोइन के नखरे नहीं उठाता, बल्कि उसे ही उठाता रहता है। मुझे तो वही अच्छा लगता है। विलेन बनकर पूरी पिक्चर में तेरे को उठाता रहूँगा। अभी खा जाने वाली या नशीली आंखों से तुझे देखने का कोई मतलब है क्या? मेरा इतना कहना था कि तुम एकदम भड़क गई। तनतनाते हुए बोली, देखने भर के ही पहाड़ जैसे हो। हम तुम्हारी जगह होते और कोई औरत ऐसे कहती तो अब तक उठा के सर के ऊपर तान देते। अब समझ में आ रहा है कि इतने दिन यहाँ पैर रगड़ रगड़ के ऊपर से 6 इंच घिस गए हो, लेकिन कोई पिक्चर क्यों नहीं छू पाए। तुम्हारा इस तरह ताना मारना समीना मुझे बहुत बुरा लगा। बड़ी गुस्साई, सोचा ये तो ऐसे ताना मार रही जैसे मेरी पत्नी हो। छब्बी तो पत्नी से बढ़कर थी, मगर उस बेचारी ने कभी भी इस झूठी और फेंकू की तरह इतना अपमानित नहीं किया था, कभी ऐसे ताना नहीं मारा था। गुस्सा एकदम मेरे सिर पर सवार हो गया। पूर्विया स्वभाव एकदम उबाल खा उठा। मैंने कहा, सुन, दोबारा ऐसे ताने मत मारना। मैं एड़ियाँ घिस घिस कर ऊपर से 6 इंच छोटा हो गया हूँ, तो तू कौन सा इस शहर में लोगों को घिस घिस कर ऊपर से 6 इंच लंबी हो गई है। जा अपने काम से काम रख, फिर कभी मेरे रास्ते में मत आना, समझी। मगर तुम वो कहाँ थी जो पीछा छोड़ देती है। मैं बाहर जाने लगा तो तुम बोली, अरे मैंने तो मजाक किया था, इतना काहे को लाल पीला हो रहा है। फिर यहाँ साथ काम कर रहे हैं तो सामने तो आना ही पड़ेगा। मुंह फेर कर एक जगह कैसे रहा जा सकता है।
ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा। अब ये रमानी बहनें ना, जैसे उन्होंने बाकियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया ना, वैसे ही हम दोनों को भी दिखा देंगे। इसलिए ये बात अच्छी तरह समझ ले कि सामने आना है और बार बार आना है। लेकिन मैं इतना गुस्से में था कि तुम्हारी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया, अपने काम में लग गया। कुछ पैकेट कुरियर करने थे, वही तैयार करने लगा। उस दिन तुमने रात तक कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बोला। मुझे तुम्हारी बातें सुई की तरह चुभ रही थी। बड़ी देर रात को जब मैं सर्वेंट रूम में आकर थका हारा आराम कर रहा था तो तुम आ गई। तुम्हें देखकर मुझे फिर गुस्सा आ गया, लेकिन तुम खड़ी मुस्कुराती रही। मैं जमीन पर ही अपना बिस्तर लगाया था, क्योंकि जो बेड मिला था उस पर मेरे पैर बाहर निकले रहते थे, जिससे मैं सो नहीं पाता था। तुम खड़ी मुस्कुरा जरूर रही थी, लेकिन चेहरे पर दिन भर की जी तोड़ मेहनत की थकान भी साफ दिख रही थी। जब मैं बड़ी देर तक कुछ नहीं बोला तो तुम बड़े अपनत्व से बोली, इतना गुस्सा है, इतनी देर से खड़ी हूँ, बैठने को भी नहीं बोल रहा, काम कर करके पैर एकदम फटे जा रहे हैं। मैंने तो खाली मजाक किया था, कुछ समझा था तो बोल दिया था, अब गुस्सा थूक भी देना। उस दिन उस समय तुम्हारी आवाज में अपनत्व की वो धार थी कि मैं खुद को रोक नहीं सका, मगर फिर भी मैं कुछ बोला नहीं, बस उठकर बैठ गया। तुम्हारे बैठने के लिए आधा बिस्तर खाली कर दिया। तब तुम आकर बगल में बैठ गई, दीवार के सहारे सिर टिकाकर। रमानी हाउस में पहुंचने के बाद यह पहला अवसर था काम धाम के बाद, जब तुम सोने के समय बेधड़क मेरे कमरे में आकर बैठी थी। मैंने सोचा कहीं रमानी बहनों को देख लिया। मैंने सोचा कहीं रमानी बहनों ने देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे, कहीं मुझे लफड़ेबाज समझकर बाहर ना भगा दें। मन में थोड़ा भय उत्पन्न हुआ तो मैंने कहा, इतनी रात में तुमको मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए, ये बहनें देख लेंगी तो तुझे औरत होने के नाते भले ही कुछ ना कहें, लेकिन मुझे बाहर निकाल देंगी। तो तुम बोली, चिंता मत कर, इन दोनों की रग रग से मैं वाकिफ हूँ। इनको हमारे तुम्हारे जैसे काम करने वाले ढूंढे नहीं मिलेंगे, और ये पिंजरे जैसे कमरे देकर हम पर कोई एहसान नहीं किया है। काम के साथ साथ हाउस की रखवाली करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। सिक्योरिटी गार्ड रखेंगी तो उसका खर्चा देना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मगर इस समय क्यों आई हो? आधी रात हो रही, मुझे नींद आ रही है। इस पर तुमने बहुत ही इठलाते हुए अंगड़ाई ली और बड़ी मादक आवाज में बोली, थकान उतारने आई हूँ। तुम्हारी इस बात और अंदाज से मैं थोड़ा असमंजस में आ गया। मैंने प्रश्न भरी आंखों से तुम्हें देखते हुए कहा, तो अपने कमरे में उतारो, मेरे कमरे में क्यों आई हो? अपने कमरे में केवल अपनी थकान उतार पाती, तेरा गुस्सा नहीं, इसलिए तेरे कमरे में आ गई। इतना टाइम हो गया है, अब गुस्सा थूक देना, क्या रखा है इस गुस्से में? मैं चुप रहा तो तुम मेरे और करीब आकर बोली, देखो मुझे इतना बुरा मत समझो, मैं थोड़ा तीखा जरूर बोलती हूँ, लेकिन कसम से मेरे मन में कोई बुरा ख्याल नहीं होता। पता नहीं क्यों उस समय क्या हो गया था मुझे कि कह दिया, जबकि तेरी मेरी हालत में फ़र्क ही क्या है बताओ? इसीलिए कह रही हूँ कि मजाक को मजाक ही रहने दो। ऐसे गुस्सा रहोगे तो रात भर सो नहीं पाऊंगी। मुझे लगा कि यह कहते हुए तुम काफ़ी गंभीर हो गई हो। उस समय तुम दिन वाली समीना से एकदम अलग नजर आ रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी छब्बी उतर आई है। मुझे तुम पर दया आ गई, फिर भी मैं चुप रहा तो तुम बोली, इतना ही गुस्सा है तो ठीक है, चल माफ़ी मांगती हूँ तेरे से, अब तो गुस्सा थूक दे। अचानक मुझे मजाक सूझा। मैंने सोचा तुझे थोड़ा परेशान करते हैं। यह सोचकर मैं न सिर्फ चुप रहा बल्कि मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। इसके बाद तुम चुप बैठी रही, देखती रही मुझे। फिर बिल्कुल थकी हारी सी उठी और बहुत ही बोझिल कदमों से बाहर जाने लगी। कनखियों से तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे लगा कि तुम तो बस रोने ही वाली हो।
यह देखकर मैं चुपके से उठा और तुम जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची वैसे ही तेजी से तुम्हें गोद में उठा लिया। जब तक तुम कुछ समझो तब तक मैंने तुम्हें सिर से ऊपर तान दिया। तुम एकदम सकपका उठी, कुछ पल तो समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। जब मैंने आवाज़ में मस्खरी शरारत घोलते हुए कहा, देर से ही सही तेरे को तान दिया ऊपर, अब बोल कहाँ उतारूं। मगर तुम भी कम नहीं थी, तुरंत नहले पर दहला दिया। बोली, जब तक न कहूँ तब तक ताने रहो, देखती हूँ विलेन राजा में कितना दम है। अब मैं नई मुसीबत में था। तुम्हारा अच्छा खासा 65-70 का वजन ज़्यादा देर संभालना मेरे लिए मुश्किल था, मगर तुम मेरी उम्मीद से ज़्यादा समझदार निकली। तुरंत ही बोली, अरे जल्दी उतार, मेरे को चक्कर आ रहा है। मैंने तुरंत उतार दिया। कुछ सेकंड और ना कहती तो भी मैं उतार देता, क्योंकि मैं संभाल नहीं पा रहा था। तुम मुझे मजाक में भी शर्मसार होते नहीं देखना चाहती थी, इसलिए तुरंत नीचे उतारने को कहा। हम दोनों आमने सामने एकदम सटे हुए खड़े थे। मैंने तुम्हें दोनों हाथों से भींच कर अपने से चिपका रखा था, ठीक वैसे ही तुमने मुझे पकड़ा हुआ था। हम दोनों बहुत खुश थे। लग ही नहीं रहा था कि हम दिन भर के थके मांदे हैं। तुम्हारा चेहरा मेरे सीने से लगा हुआ था। तुम चेहरा ऊपर किए बड़े प्यार से मुझे देख रही थी। तुम्हारी आंखों से प्यार बरस रहा था। तुम्हारे होंठ मुझे ऐसे फड़कते हुए से लगे कि अगर तुम्हारा चेहरा मेरे चेहरे की ऊंचाई तक होता तो तुम्हारे होंठ मेरे होंठों पर आंखों की तरह प्यार बरसा रहे होते। अपने लिए तुम में उमड़ते प्यार को देखकर मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया और फिर बड़ी देर तक हम दोनों का प्यार एक दूसरे पर बरसता रहा। यह जी भर बरस कर जब थम गया तब तुम बोली, देखो रमानी परिवार मुझे बराबर आगे बढ़ने की सीख देता है। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन देखकर सीखना खूब जानती हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि यह परिवार भी कभी हमारी तुम्हारी तरह ही पैदल था। इसने मौके का फ़ायदा उठाया, मेहनत की और आज अरबपति है। तो मैंने कहा, तो क्या हम दोनों मेहनत नहीं करते और मौका कहाँ से ढूंढे? तो तुम बोली, देख विलेन किंग, मैं यही तो कह रही हूँ, मेहनत तो सबसे ज़्यादा किसान मजदूर करते हैं, मगर भूख से मरते भी यही लोग ज़्यादा हैं। कोई अरबपति कभी भूख से मरा है क्या? ये सारे अरबपति तो ज़्यादा खा खा कर मरते हैं। तो मैंने कहा, साफ साफ बताओ ना, क्या कहना चाह रही हो? मैं सीधे तरीके से कही बात ज़्यादा अच्छी तरीके से समझता हूँ। घुमा फिरा कर कही गई बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं तुम्हारे चेहरे को पढ़ना समझना चाह रहा था। कोशिश की तो अचानक ही तुम मुझे बड़ी रहस्यमयी सी दिखने लगी। हम दोनों ही एक दूसरे को चुप देख रहे थे। कुछ देर देखने के बाद तुम बोली, देखो मैं तुम्हारी मेहनत ईमानदारी देखकर कई दिन से कहना चाह रही थी, लेकिन तुम्हारा विलेन किंग बनने का जो सपना है ना, उसके चलते डर रही थी कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। मैंने कहा, देखो मुझे नींद आ रही है, जो बताना है जल्दी जल्दी बताओ। तो तुम बोली, गुस्सा तो नहीं होगा? मैंने कहा, नहीं होगा, बोलना। तब तुमने कहा, देखो मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले तो विलेन बनने का फितूर मन से निकाल दे। हकीकत को देख, तू लंबा चौड़ा है तो क्या, तेरे पीछे कोई बड़ा हाथ नहीं है। तूने कहीं एक्टिंग सीखी नहीं है, तुझे एक्टिंग आती नहीं है, फिर तुझे कहाँ से एक्टिंग का मौका मिल जाएगा? लेकिन पैसा रहेगा तो एक दिन खुद अपनी पिक्चर बनाकर अपना सपना पूरा कर लेना। जैसे ये 1.5 फुटिया पेपर वालों को पैसा दे देकर अपने को किंग लिखवाता है, बादशाह लिखवाता है, वैसे ही तू भी लिखवाना। बल्कि तुझे तो ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तू तो बादशाहों जैसा है ही। पेपर वाले तो तुझे अपने आप ही बादशाहों का बादशाह लिखेंगे। समीना, तुम्हारी यह बात मुझे बहुत ख़राब लगी, लेकिन अपनी नाराज़गी को छिपाते हुए
मैंने कहा तुम्हारी बात मेरी एकदम समझ में नहीं आ रही है। अरे कहाँ से मैं इतनी जल्दी ढेरों पैसा कमा लूँगा कि फिल्म बनाकर अपना सपना पूरा कर लूँगा। यहाँ खाने रहने तक का ठिकाना नहीं और तुम बात करोड़ों की पिक्चर बनाने की कर रही हो। तुम्हारी बात सुनकर तो अम्मा की बात याद आ रही है कि घर में नहीं दाना, अम्मा गई बुनाने। तब तुम बोली, अरे हद कर दी तुमने। मैंने पहले ही कहा कि रमानी भी पहले हमारी तुम्हारी ही तरह फुटपाथिये ही थे, मगर मौके का फ़ायदा उठाया और बढ़ गए आगे। आज अपना जो सपना चाहते हैं चुटकी बजाते पूरा कर लेते। यह सुनकर मैंने कहा, क्या मौका मौका लगा रखा है। अरे ऐसा कौन सा मौका था जिसने रमानी को अरबपति बना दिया, और हमारे पास ऐसा कौन सा मौका है जो हमें अरबपति बना देगा। अकारण ही नींद बर्बाद कर रही हो अपनी भी और हमारी भी। जो बताना है वो तुरंत सही सही बताओ और नहीं मुझे सोने दो, समझी। जाओ यहाँ से। मेरी यह बात सुनकर तुम बोली, तेरी यही तो बड़ी मुश्किल है कि तेरे में सब्र नहीं है। सुन जल्दी जल्दी, रमानी जिस सेठ के यहाँ था वहीं उसने किसी तरह उनका विश्वास जीता, फिर उन्हीं का। मैंने तेरी बात को लंबा खींचते देख कहा, देखिए सब छोड़, खाली ये बता कि मेरे लिए कौन सा मौका है जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ और तू देख रही है। मुझे सीधे सीधे वो बता बस। यह सुनकर तुम बोली, तो सुन, मेरे दिमाग में कल एक बात आई है। अकेले मैं कुछ कर नहीं सकती। मुझे लगा कि तू मिल जाए तो हम दोनों भी फुटपाथिये से अरबपति बन जाएंगे। मैं खींच उठा था तो मैंने कहा, ओफो, अरे आगे बढ़ना करना क्या है वो बता जल्दी। एक ही बात बार बार कहे जा रही है। मैंने बहुत खींच कर कहा तो तुम सीधे मुद्दे पर आकर बोली, सुनो, आज ही दोनों बहनें एक और फैक्ट्री की बात कर रही जिसमें उन्हें बहुत ढेर सारा प्लास्टिक हर हफ्ते चाहिए। वो क्या कहते हैं कि जो अरे सामान बनाने के लिए बार बार पुराना माल लेते हैं फिर गला के उसी से नया बनाते हैं। मैंने कहा, हाँ तो उसमें हम लोग क्या कर लेंगे। अरे चाहेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे। अच्छा तो बता जैसे क्या करेंगे। तब तुम बोली, जैसे कि कैसे भी हम दोनों एक छोटा डाला कहीं से जुगाड़ लेंगे, छोटा ट्रक। फिर तू ये जितने कूड़ा इकट्ठा करने वाले हैं इनमें से तमाम को जोड़ना। तू गाड़ी लेकर इनके ही ठिकाने पर जाकर खाली प्लास्टिक इकट्ठा कर लिया करेगा। इनके ही ठिकाने पर जाकर खाली प्लास्टिक इकट्ठा कर लिया करेगा, फिर सीधे रमानी फैक्ट्री में बेच देगा और जब पैसा आने लगेगा तो इस काम को और बढ़ाते ही जाएंगे और बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे। इन बहनों के हाथ पाँव भी जोड़ने पड़े तो मैं जोड़कर मना लूँगी कि हमारा सारा माल वो खरीदे। इससे माल बिकेगा कि नहीं इसकी चिंता नहीं रहेगी। इन बहनों का जो स्वभाव है ना, उसे देखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। बस तू मान जा। सारा दारोमदार तेरे ही ऊपर है, तेरी हाँ में ही छिपा है सब कुछ। मैंने कहा, सच में तू पुलाव तूने बहुत बढ़िया बनाया है। सच कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया पुलाव तूने बनाया। पता नहीं कितनी बार सुना था लोगों से ख्याली पुलाव बनाना, हवाई के लिए बनाना। आज दोनों ही देख लिया 2 मिनट में। जब मैं विलेन बनने की बात करता था घर पर तो बाबूजी कहते थे, ढंग से पढ़ाई कह के काम धंधा संभाल, जिससे कुछ मन ही बन जावा। सोदन के ना ही हवाई किला बनाए बनाए के ज़िंदगी बर्बाद न कर। तब उनकी बात ठीक से समझ में नहीं आती थी, मगर तूने समझाने को कौन कहे। 2 मिनट में हवाई किला बना के दिखा भी दिया। जा जाके सो, मुझे भी सोने दे, बेवजह इतनी देर से परेशान करके रख दिया है। यह सुनकर तुम बोली, सुन, मैं सच कह रही हूँ, बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ, ख्याली पुलाव नहीं बनाया है। तो मैंने फिर कहा, अरे बस कर, ये रमानी बहन ने हम तुम जैसों को घास नहीं डालने वाली। वो अपने काम का नुकसान कराकर हमें खुद अपना काम करने के लिए काहे टाइम देंगे।
एक बार मान भी ले कि तुम्हारी बात मान कर काम दे देंगी, तो ये लाखों रुपए की गाड़ी कहाँ से खरीदेंगे? है कुछ दिमाग में? चलिए काम धंधा करने, रमानी की तरह अरबपति बनने। चल जा। मेरी इस बात पर तुम तमक कर बोली, गाड़ी भर का पैसा है मेरे पास, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, समझे? और इस काम में गाड़ी के अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं। तुम्हारी इस बात ने मुझे एकदम हैरान कर दिया कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। मैं तुम्हें कुछ देर देखता रहा तो तुम आगे बोली, देखो ये मत समझना कि मैंने कोई चोरी वोरी की है। 12-14 साल तो हो ही गए हैं नौकरी करते हुए। खाना पीना मालिकों से चल जाता है और कपड़ा भी। सारी पगार तो जमा करती आई हूँ। पहले यह सोच कर जमा करती रही कि जब काम धाम करने लायक नहीं रहूँगी तब इन पैसों से 2 जून की रोटी का इंतजाम कर लूँगी। लेकिन इन बहनों को देखकर सोचा कि खाली 2 जून की रोटी खाकर पेट भर लेना ही तो जिंदगी नहीं है। ऊपर वाले ने दुनिया में इतना कुछ बनाया है, आखिर किस लिए? खाली पेट भर देना ही? उसने अगर ऐसा सोचा होता कि खाली पेट भर देना है तो खाली खाना बनाता, बाकी सब कुछ काहे को बनाता। यही सोचकर मैंने सोचा कुछ और भी हाथ पैर मारूं, शायद ऊपर वाला यही चाहता है। तभी तो उसने इन बहनों की बातें समझने और कुछ आगे करने की सलाहियत हमें दी। तुमको साथ लूं या भी उसी की मंशा होगी। तभी तो तुम आए मेरे दिमाग में। जितना पैसा है मेरे पास उतने में नई ना सही, काम लायक पुरानी गाड़ी आसानी से आ जाएगी, इतना मुझे पक्का यकीन है। अब बताओ, मैंने ख्याली पुलाव पकाया था या सच में संजीदगी से सोचा समझा था और तुमसे बात की? बोलो, बताओ। तुम्हारी बात सुनकर मैंने सोचा जब इसने इतनी तैयारी कर ली है तो काम शुरू करने में कोई नुकसान नहीं। भी सही कह रही है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो अच्छा निकल जाएगा। बिजनेस को लेकर इसकी समझ भी अच्छी है, पूरी तैयारी किए बैठी है। मैं सोच ही रहा था कि तुम फिर बोली, कुछ बोलोगे? मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं। तुम्हारे हाव भाव से मुझे विश्वास हो गया था कि तुम यह समझ चुकी हो कि मेरे पास हाँ कहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने कहा, ठीक है, जो कह रही हो सही है। तुमने सोचा तो अच्छा है, लेकिन सब कुछ इन बहनों की हाँ या ना पर ही निर्भर है। तब तुम बोली, तुम इसकी चिंता मत करो, उनसे मैं हाँ करा ही लूँगी। इन दोनों बहनों की बहुत सी चाबियाँ हैं मेरे पास। कौन सा काम कराने के लिए कौन सी चाबी कहाँ लगानी है यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम खाली अपनी बात बताओ कि तुम्हारी हाँ है कि नहीं, बस। तो मैंने कहा, जब तुम इतना कर चुकी हो तो मुझे हाँ करने में कोई मुश्किल नहीं है। काम बढ़िया है, पैसा आएगा तो और आगे बढ़ेंगे। जब कहना तब शुरू कर देंगे। मेरे हाँ कहने पर तुम बहुत खुश हो गई। मुझे कुछ देर एकटक देखने के बाद अचानक ही कमरे से बाहर गई और मिनट भर में वापस आकर अपना हाथ कुर्ते की बगल से सलवार में ले गई और नेफे से एक छोटी सी बोतल निकाल कर मुझे देती हुई बोली, ले, तेरे लिए लाई हूँ, मजा कर। मैंने अंग्रेजी शराब की बोतल देखकर कहा, तू ये कहाँ से लाई? तो तुमने कहा, लेना, बोतल पर ना जा, बोतल सस्ती वाली है, लेकिन इसके अंदर माल वही है जो ये दोनों बहनें गटकती है। बहुत महंगी वाली है, पिएगा तो मस्त हो जाएगा। तुमने बोतल मेरे हाथों में पकड़ाते हुए कहा, मुझे यह पता था कि रमानी बहनों की बात जो बसती है उसे अक्सर तुम गटक लेते। मैंने तुम्हें छेड़ते हुए कहा, मुझ पर आज इतनी मेहरबानी क्यों? रोज तो पूरी गटक जाती हो, पता तक नहीं चलने देती। तुम बोली, मेहरबानी कुछ नहीं, कभी कभी थकान के मारे कमर फटने लगती है तो इन बहनों की बोतलों में से थोड़ा सा ले लेती हूँ। आज भी लेने लगी तो सोचा तेरे से बात करनी है, लेती चलूँ, तेरे लिए भी।
तू भी तो काम करके पस्त हो जाता है, बस यही सोच कर ले आई। मैंने कहा अच्छा है, चलो बढ़िया किया। आज मैं वाकई रोज से ज़्यादा थका हूँ, तेरा भी यही हाल है। इसको पीकर नींद अच्छी आएगी। आप पीते हैं फिर सोते हैं तान कर, सवेरे जल्दी उठना भी है। फिर हम दोनों पूरी बोतल खत्म कर दी। एक के हिस्से में मुश्किल से 2 पैग ही आया, मगर फिर भी बढ़िया लगी। नींद अच्छी आई। रमानी हाउस में आने के बाद वह पहली रात थी जब मैं खूब अच्छी और निश्चिंत नींद सोया। एक और बात यह भी थी कि छब्बी के जाने के बाद यह पहली रात थी जब मैं छब्बी की याद में उदास होकर नहीं सोया, बल्कि ऐसी रात थी जब मैं तुमको अपनी बाहों में समेटे सोया तो खुशी से चूर था। छब्बी को याद कर मन ही मन कहा कि छब्बी तू परेशान ना हो, अब मैं अकेला नहीं हूँ। लगता है भगवान ने तुझे समीना के रूप में मेरे पास भेज दिया है। तुम्हारे माथे को चूम कर मैंने मन ही मन कहा था, छब्बी छब्बी मेरी छब्बी। तब तक तुम गहरी नींद में सोने लगी थी। रमानी बहनों की नई फैक्ट्री खुलने के कुछ ही दिन बचे थे। इस बीच तुम बराबर सही मौके की तलाश में थी कि अपनी बात रमानी बहनों से कहो। दोनों बहनों की जी तोड़ सेवा में लगी थी। सेवा से ज़्यादा उसे मस्काबाजी कहना ठीक है। तुम्हारे साथ साथ मैं भी लगा था। दोनों बहनों के व्यवहार से हम दोनों को बहुत उम्मीद हो गई थी। फैक्ट्री के उद्घाटन से ठीक 2 दिन पहले हम दोनों को बहनों ने बड़ी उलझन में डाल दिया, यह कहते हुए कि यहाँ एक पार्टी अरेंज की है, उसमें खास मेहमान आ रहे हैं, सारा अरेंजमेंट एक होटल संभालेगा। लेकिन उस समय किसी तरह की कोई कमी ना रहे, किसी भी गेस्ट को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखना है। साथ ही कम से कम 1 दर्जन गेस्ट ऐसे होंगे जो नाइट में रुकेंगे भी। हम दोनों ने सोचा यह कौन सा बड़ा काम है। खुशी खुशी कह दिया जी हम सब देख लेंगे। पूरा विश्वास दिलाकर हम दोनों अपने अपने कामों में लगे ही थे कि हमें फिर बुला लिया गया। पहुंची तो एक बहन ने यह बताया कि मेहमानों के सामने हमें कौन से कपड़े पहनने हैं। मुझे जो बताया गया वह किसी शैडो की ड्रेस थी। साहब के यहाँ मैं यह सब देख ही चुका था। तुमको साड़ी ब्लाउज पहनने को कहा। जिस ढंग से पहनने को कहा वह किसी बड़े होटल की रिसेप्शनिस्ट ही पहनती हैं। तुमने बड़े संकोच के साथ अपनी समस्या बताता हुए कहा कि मैंने कभी साड़ी पहनी नहीं है, इसलिए साड़ी पहननी पड़ेगी और साड़ी पहनकर जल्दी जल्दी काम भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तुम्हारी एक बात न सुनी उन बहनों ने। पहनना है बस आदेश दे दिया। तुम्हारे पास मैंने एक साड़ी देखी थी। न चाहते हुए भी अपने धंधे को ध्यान में रखकर हम दोनों ने बहनों के आदेश को सिर आंखों पर लिया। अपना अपना काम कराने के लिए उन दोनों को खुश देखना चाहते थे हर हालत में। उस रात तुम अपनी साड़ी लेकर आई। उसे पहनकर जल्दी जल्दी चलने की कुछ देर कोशिश भी की, लेकिन साड़ी उस तरह नहीं पहन पाई जिस तरह से रिसेप्शनिस्ट पहनती है। तुम्हारी बार बार असफल कोशिश पर मैं एक बार हंस दिया, क्योंकि तुम साड़ी को ठीक से बांध तक नहीं पा रही थी। मेरे हंसने पर तुम थोड़ा ताव दिखाती हुई बोली, ए विलेन राजा, तुम्हें जरा सा वो तो है नहीं, बैठे बैठे हंस रहे हो। ये नहीं कि थोड़ी मदद कर दें। साड़ी पहनकर जिस तरह लफड़ लफड़ हो रहा है, मेरा पैर मुझसे तो डर लग रहा है कि कहीं मेहमानों के ऊपर ही ना गिर पड़ो, और अगर गिरी तो नौकरी गई समझो। साथ ही जितना ख्वाब है ना गाड़ी का, पैसा कमाने का ना, उस पर भी पानी फिर जाएगा। तो मैंने तुम्हें छेड़ते हुए कहा, तू घबरा नहीं, साड़ी में तू रमानी बहनों से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। उन्हें ऐसे सेक्सी वर्कर इतने कम पैसों में ढूंढे नहीं मिलेगी। तू एक नहीं 10 बार उन मेहमानों पे गिर पड़ेगी तो भी वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। एक बार मुझे भले ही निकाल दे, लेकिन तेरे को तो सवाल ही नहीं उठता। इस पर तू बोली, हाँ हाँ काहे नहीं, सवेरे से बनाने के लिए हम ही तो मिले हैं तुमको। कहाँ वो गोरी चिट्टी बहने, कहाँ हम। हमें सेक्सी बता रहे हो। फिल्मों वाली नौटंकी हमसे न बतियाया करो, समझे।
तुमने एक मीठी सी झिड़की दी तो मैंने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। एक बात और बताऊँ, मैं तो समझ रहा था कि जिस स्टाइल से साड़ी पहनने को उन्होंने कहा है उस तरह से तो तुम भले ही ना पहन पाओ, लेकिन एक औरत होने के नाते साधारण ढंग से तो पहन ही लोगी। साड़ी रखी है तो पहनना भी जानती होगी। मुझे क्या मालूम था कि इस मामले में तुम एकदम लिख नाम लोढ़ा हो। मेरी आखिरी बात पर तुम अजीब सी नाक भौं सिकोड़ कर बोली, क्या 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 काहे के नाम पर लोढ़ा हो, क्या बोले तुम? मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा लिख नाम लोढ़ा हो। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, फिर दोहराऊं, लिख नाम लोढ़ा हो तुम। नहीं समझा ना? तो बस इतना समझ ले कि तुम, खैर छोड़ जाने दो, तुम इतना ही समझो कि साड़ी पहनना इतना आसान है कि काम भर की तो मैं ही पहना दूं। यह कहकर मैं हंसने लगा तो तुम थोड़ा बिदकती हुई बोली, अच्छा तो विलेन राजा साड़ी भी पहना लेंगे, चलो आओ, अगर ना पहना पाए तो। इसके साथ ही तुमने कई बेहद फूहड़ बातें बोली और अस्त व्यस्त सी जो साड़ी पहन रखी थी उसे उतार कर मेरी तरफ फेंकते हुए कहा, लो, जानते हो तो पहनाना सिखाओ और पहनाओ, काहे को मेरी नौकरी खतरे में डाल रहे हो। यह कहते हुए तुम थोड़ा गंभीर हो गई। मुझे लगा कि अब तुम्हें छेड़ना ठीक नहीं, मगर यह कहकर मूर्खता तो कर ही चुका था कि काम भर की साड़ी मैं पहना सकता हूँ। मैंने सोचा जैसे भी आती है, न पहनाई तो तुम वाकई नाराज हो जाओगी। यह सोचकर मैं साड़ी लेकर उठा और तुम्हें पकड़कर कहा, चल मेरी हीरोइन, तेरे को साड़ी पहनाता हूँ। पता नहीं इन रमानी बहनों के हिसाब से पहना भी पाऊंगा कि नहीं। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।